चैप्टर में मैंने पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में जानकारी दी थी। आज अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अनुबंध से आपका क्या अभिप्राय है? वेद अनुबंध से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कैरीज 20 मार्क्स। अनुबंध क्या है, फौरी जानकारी आपको परिभाषा के अंदर हो गई। अगर मैं मेरे शब्दों में अगर बात कहूं तो पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध स्थापित करने वाले ठहराव को ही अनुबंध कहते हैं, नथिंग एल्स। पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध स्थापित करने वाले ठहराव को ही अनुबंध कहते हैं। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए अपने एक दो परिभाषाएं जिसमें कोई नई बात नहीं होगी। जैसे पोलक ने कहा है कि प्रत्येक ठहराव या प्रतिज्ञा, प्रत्येक ठहराव या प्रतिज्ञा जो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। तो ऐड क्या किया? केवल प्रतिज्ञा। ठहराव तो 2G के अंदर भी अपने आप देखेंगे, लेकिन प्रत्येक ठहराव तथा प्रतिज्ञा जो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। ब्लैक स्टोन ने एक परिभाषा दी है कि अनुबंध किसी कार्य को करने या न करने का एक ऐसा ठहराव है जिसमें पर्याप्त प्रतिफल हो। देयर मस्ट बी एडिक्वेट कंसिडरेशन। सेक्शन 2G, प्रत्येक ठहराव जो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय हो उसे अनुबंध कहते हैं। तो नटसेल के अंदर बात यह है कि यदि ठहराव में कुछ विशेष लाक्षणिक गुण हो तो वो अनुबंध हो जाएगा। और जब अनुबंध हो जाएगा तो अनुबंध से संबंधित प्रत्येक पक्षकार कानूनी दृष्टिकोण से अपने अपने वचनों के निष्पादन के लिए बाध्य हो जाएगा। इट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो बातें मैंने आपको बताई है, अगर इसका अपन पोस्टमार्टम करें तो ये विशेषताएं जो है मैं संक्षेप के अंदर करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आगे अगले अध्यायों के अंदर ये रिपीट होती रहेगी। तो क्रमशः मैं आपको ये चीज़ें खुलासा करूंगा। पहली जो विशेषता है वो है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने आप के सम्मुख प्रस्ताव नहीं रख सकता। तो 2 पक्षकार कौन हैं? वचनदाता एवं वचन ग्रहीता। दूसरी विशेषता ठहराव का होना। जब तक ठहराव नहीं होगा दोनों पक्षकारों के बीच में, अनुबंध की शुरुआत ही नहीं होगी। तीसरा, ठहराव का वैधानिक रूप से लागू होना। ठहराव हो गया, लेकिन अगर उस ठहराव को अपने वैधानिक तरीके से लागू नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं। एक्स ने वाई को भोजन पर निमंत्रण दिया, वाई ने स्वीकार कर लिया, वाई निश्चित शर्तों के आधार पर भोजन करने के लिए पहुंच गया, लेकिन एक्स व्यक्ति वहां मिला नहीं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा सामाजिक ठहराव है जिसको अपन कानूनी रूप से लागू नहीं कर सकते। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि पक्षकारों में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा का होना। देयर मस्ट बी ए डिजायर। ये हंसी मजाक का खेल नहीं है। बालफोर बनाम श्रीमती बालफोर नोटेबल केस हुआ था।
बालफोर ब्रिटेन का रहने वाला श्रीलंका के अंदर सेवाएं दे रहा था। इन बिटवीन जब वो छुट्टियां मनाने के लिए ब्रिटेन गए तब श्रीमती बालफोर बीमार हो गई। छुट्टियां काटने के पश्चात जब बालफोर श्रीलंका जाने के लिए रवाना हो रहे थे तब उसने एक प्रस्ताव रखा था श्रीमती बालफोर के सम्मुख कि आप यहीं स्वास्थ्य लाभ ले लीजिएगा, मैं आपको 30 पाउंड की राशि प्रति माह भेजता रहूँगा। श्री बालफोर ने कुछ समय के लिए 30 पाउंड की राशि भेजी और उसके बाद में भेजने से मना कर दिया। श्रीमती बालफोर ने न्यायालय के अंदर वाद प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय ने कहा कि जिस समय आपके बीच में ये बात हो रही थी उस समय तुम लोगों का मंतव्य जो है एक दूसरे को कोर्ट में घसीटने का नहीं था, आपका मंतव्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं था, लिहाजा इसके अंदर सुनवाई संभव नहीं है। 5वां पॉइंट है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना। देयर मस्ट बी ए कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्षमता, इट इज एसेंशियल एस्पेक्ट। यदि क्षमता नहीं है और वचन दे दिया, कोई उसका कानूनी प्रभाव नहीं होगा। अब सेक्शन 11 के अंदर लिखा है कि राजनियम की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है। ईच एंड एवरीबॉडी हैव ए कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बशर्ते कि संबंधित राजनियम के द्वारा वह वयस्क आयु का हो, नंबर 2 स्वस्थ मस्तिष्क का हो और राजनियम के द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। ये 3 शर्तें जो बढ़ा के चल करके देखेंगे, ये अगर पूरी होती है तब भी वो अनुबंध करने की उसमें क्षमता होगी। तो अनुबंध करने की क्षमता किस में है? वयस्क में, स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति में और ऐसे पक्षकार जिनको कानून ने अनुबंध करने के लिए निषेध नहीं किया। नेक्स्ट, पक्षकारों के बीच में सहमति का होना। ध्यान देंगे शब्दों पे। देयर मस्ट बी ए कंसेंट। सहमति होनी चाहिए। सहमति को बहुत जोरदार एक्सप्लेन किया है सेक्शन 13 के अंदर। जब अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षकार एक ही विषय पर एक ही भाव से सहमत हो तो उसे सहमति कहेंगे। क्या बोला? When both the parties are agreed upon the same subject matter with the same sense। एक ही भाव। एक्स व्यक्ति वाई व्यक्ति को घोड़ा बेचना चाहता है। एक्स व्यक्ति के पास में काले रंग का घोड़ा भी है और सफेद रंग का घोड़ा भी है। वाई व्यक्ति के दिमाग में सफेद घोड़ा खरीदना, एक्स व्यक्ति के दिमाग में काला घोड़ा बेचना। दोनों पक्षकार एक ही विषय, घोड़ा, एक ही भाव से सहमत नहीं हैं तो कानून कह रहा है कि इनके बीच में तो सहमति नहीं हुई। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र सहमति का होना। देयर मस्ट बी ए फ्री कंसेंट। मियर कंसेंट इज नॉट एनफ। स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अब सेक्शन 14 के अंदर लिखा है कि स्वतंत्र सहमति तब मानी जाएगी जब वो सहमति निम्नलिखित कारणों से प्रभावित न हो। इट मस्ट नॉट बी इंड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रीजंस, फॉलोइंग फैक्टर्स। वो क्या कारण क्या है? सेक्शन 15 के अंदर दिया है उत्पीड़न। इनका भी खुलासा बना के करेंगे। उत्पीड़न, कोर्सन, दबाव, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कपट, धोखा, मिथ्या वर्णन, मिस स्टेटमेंट और गलती। 20 से 22। इन 5 कारणों से अगर कोई सहमति प्रभावित है तो वो स्वतंत्र नहीं है। ऐसी सहमति से एक पक्षकार पीड़ित हो जाएगा, दूसरा पक्षकार दोषी हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ नहीं हो जाएगा।